ये पेज 483 श्री अरविंद साहित्य संचयन। सुख और दुख के स्पर्शों के प्रति दृष्टिकोण। पुराने दर्शनों की दृष्टि में सुख और दुख बौद्धिक सत्य और मिथ्यात्व तथा शक्ति और अक्षमता तथा जन्म और मृत्यु की तरह ही अविभाज्य हैं। इसलिए उनसे बचने का एकमात्र संभव तरीका होगा एक पूर्ण उदासीनता, विश्व सत्ता की उत्तेजनाओं के प्रति एक भाव शून्य प्रतिक्रिया। ये हमने कल बात करी थी। इसमें क्या क्या बात करी थी हमने? विवेक, इसमें हमने क्या बात करी थी? सबसे पहले तो इसके बारे में हुई थी कि जो सुख और दुख है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये धारणा क्यों बनी हुई है, और उनसे जो बचने की एक तरीका के रूप में जो पूर्ण उदासीनता, विश्व की सत्ता की उत्तेजनाओं के प्रति भाव शून्य प्रतिक्रिया, इसके पीछे जो एक मनोवैज्ञानिक जो बात थी वो ये थी कि जब तक इनसे तो करने के लिए पूर्ण रूप से उदासीन होना ज़रूरी है, लेकिन जब तक ये बात है कि मुझे इससे छुटकारा मिलना है, ये है, तब तक फिर हम उससे अलग हो नहीं सकते। वो चीज़ एक बना ही रहता है। भई ये आपको ये बताते हैं कि शीतोष्ण, जीवन के जो शीत और उष्ण हैं, इसके प्रति उदासीनता और एक स्तर के ऊपर ज़रूरी भी है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर यदि शरीर बीच में कहता है व्यापार ही कर रहे हैं, आपको सुबह बस चलानी है, इतनी बजे चलानी है, अब थोड़ा-सा मेरी हेल्थ ऊपर-नीचे हो सकती है और उसमें भी व्यक्ति अपने आप को, यदि कोई ऐसा असंभव ही नहीं हो जाए, तो भी कहता है नहीं भैया ये तो करना ज़रूरी है। इतना तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। और जिसके ऊपर ज़्यादा दायित्व है वो कहता है भैया नहीं, मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जैसे विक्टोरिया थी, वो उसको बेडरिडन थी। डॉक्टरों ने फिर बाद में कहा भी आप उठोगे तो आपको हेल्थ का इसमें रिस्क है, आपको लाइफ़ का रिस्क है। तो कोई ऐसे ही व्यक्ति मिलने आए, तो डॉक्टरों ने कहा भी देखो ये दिक्कत है, पर भीतर से उसने कहा नहीं मिलना ज़रूरी है। वी शैल डाई सम अदर डे, हम कोई और दिन मरेंगे, आज नहीं मरेंगे, चिंता मत करो। ये जब चीज़ें धीरे-धीरे जीवन में भी आपको कुछ लगाम लगानी पड़ती है। आप यात्रा में गए, अब वहाँ आप जानते हो कि साइकोलॉजी भी आपको सपोर्ट करती है, यार यहाँ भोजन वो वाला सारा तेरा परिवार थोड़ी है ये। यात्रा कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको सहन करना आना चाहिए। या आप कहीं भी हो, बच्चे को भी भेजते हो, यार इसको एडजस्ट करना आना चाहिए। आप किन कंडीशंस में हो वो आपको थोड़ी आनी चाहिए। बस इसलिए कि आप फिर बाद में ज़्यादा तकलीफ में नहीं आओ, इससे कोई बहुत आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष वगैरह नहीं हो गया। पर इतने चीज़ तो मनुष्य जाति समझती है कि ये कोई फूल बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको खाली कोई एक एक ऐसा छुई-मुई हो, जो छोटी-सी चीज़ से ये परेशान हो जाता हो। वो तो कोई भी सेंसिबल अगर माँ-बाप होगा, तो वो ये कहेगा कि बच्चे को ऐसी कंडीशंस के अंदर रखो कि ये इतना कोई, ये नहीं कि थोड़ी-सी चीज़ हुई उसमें बिखर गया। नहीं यार, ये क्या, बच्चे को थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। पर ये हम एक दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि यदि आप एक हायर परस्यूट में जाते हैं, कोई भी हायर कोई चीज़ में जाते हैं, तो आपको या तो शरीर, शीत और उष्ण, फिर आपका वाइटल, उसके अपने शीत और उष्ण हैं, और फिर बाद में माइंड, उसके अपने तौर तरीके हैं। इन तीनों से कैसे टैकल किया जाए, इसके अंदर हमने बात करी कि कुछ के बीइंग का बैलेंस इस तरीके का है, उनके लिए एक चीज़ है ईज़ी, दूसरी चीज़ के अंदर वो सेंसिटिव है। किसी के लिए भौत उसका सहज कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है कि भौतिक शीतोष्ण से उसके फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो नेचुरली इस तरीके का है। इससे कोई वो ज़्यादा साधना में जाने के लिए कैपेबल हो गया, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो इनकैपेबल हो गया,
हायर परस्यूट में ऐसी बात भी नहीं है। इसका हमने उदाहरण दिया साहस का। ये सारे को पॉइंट्स आपको एक सिनॉप्सिस रोज बनानी चाहिए कि एक सेंस आए हमने क्या-क्या बात करी। जब पूछे तो आपके पास उसका एक एक सिनॉप्सिस हो, एक सार तत्व हो कि हमने ये बातें करी, ये सारी बातें हमने करी। जैसे साहस, माने का एक ट्रेनर मेरे पास आया, वो ट्रेन करता था हिंसक जानवरों को और को। उसने उसके सहज रूप से ये है, बिना कोई भी हाथ के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई प्रोटेक्टिव या कोई चीज़ लिए, हिंसक से हिंसक पशु है, उसको आराम से उसके केज के अंदर जाके उसको ट्रेन करता है वो। नेचुरली है, कई लोगों के अंदर होती है, किसी में भय है, उसमें क्या कर ले, उसमें कोई बुरी या अच्छी बात नहीं है। भई जैसी नेचर मिली है, आपके हाथ में थोड़ी है। एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, जिसको पता है, वो पूरे भय जानता है। वो खतरा जानता है उस कार्य में क्या-क्या इन्वॉल्व्ड उसके जो लाइकली उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो जानता है। फिर भी वो जाता है बिल्कुल काम एंड कंपोज़्ड तरीके से सारे एहतियात बरत के और वो ट्रेन करता है और वापस आ जाता है। ये जानते हुए कि वो कोई भी समय वो वार भी कर सकता है, पलटवार कर सकता है और आपका पूरा जीवन रिस्क के ऊपर है उस काम के अंदर, फिर भी जाके करता है। माँ ने कहा इसमें ज़्यादा साहस है, इसमें ज़्यादा साहस है। दूसरे को जिसको शीतोष्ण महसूस ही नहीं हुआ उसके लिए तो उसकी मास्टरी की बात भी नहीं है। मास्टरी की बात तो उसके लिए है और आपके बीइंग में आप एक चीज़ के प्रति सेंसिटिव, एक व्यक्ति है, पैसे के प्रति बड़ा सेंसिटिव है, ना भैया मैं 2 रुपए भी खर्च नहीं करूँगा, दूसरा व्यक्ति है उसके कोई ख़ास बात नहीं। सहज रूप से उसके ये है, उसको अच्छा ही यही लगता है और दूसरी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो, मेरे साथ इसने ऐसे बात कैसे करी? तो आप भौतिक रूप से इसके लिए हमारे यहाँ भारत के अंदर हठ योग करवाते थे। क्योंकि यदि शरीर ही रोक लेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पतंजलि जो कहते हैं, अरे शरीर ठीक नहीं है आपका, तो आपको कभी प्रॉपर काम करने ही नहीं देगा। इसलिए माँ ने भी कहा, नो मोर नाइटली एस्केपेड्स, जो रात को लेट जगना, इधर पार्टीबाजी करना, आप निश्चित रूप से सारे देख सकते हैं अगर आप में एनर्जी हो, तो आप कैसे डिसिपेट करते हैं उसको पार्टी के अंदर, फ़ोन करके, मोबाइल के अंदर, इसमें, उसमें। अब तो साइंस ने पूरे काम वैसे ही दे दिए। आप कंसंट्रेट करो तो आपकी सारी शक्ति हर लेते हैं ये। तो आपको पता नहीं चलता उससे पहले हेल्थ तोड़ डालते हैं। फिजिकल एजुकेशन में पढ़ो वाइटल किस तरीके से उसको तोड़ देती है। तो भौतिक तरीके से तो ये आपको शीत और उष्ण ये सहन करने की। स्टोइक्स जो हैं, जो बाहर थे, जर्मन और जो वहाँ के स्टोइक्स, वो इस तरीके से बैठे रहेंगे बर्फ में माइनस के टेम्परेचर्स के अंदर। हम सहन करेंगे। पर वो आपको एक सीमा तक सहन शक्ति लेके जा सकता है जहाँ साइकोलॉजिकली आपके टची कोई पॉइंट होगा, सेंसिटिव पॉइंट होगा, वहाँ बिखर जाओगे। बाँध कितना भी बड़ा आपने बनाया उसकी कैपेसिटी है। हम इस निष्कर्ष के ऊपर आए थे, करने का काम इसके अंदर ये है कि आपका आधार जो है यदि अंतरात्मा के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, इष्ट जो है उसके ऊपर आधारित कर देते हो, तो आपके बाँध की जो कैपेसिटी है, न वो बाँध सख्त होगा, नमनीय होगा, जहाँ जिस तरीके से है। अदरवाइज़ तो मानव क्षमता के अंदर तो आपको बाँध बनाना ही पड़ेगा। इस गाँव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। ऐसे ही आपको साधन-प्रसाधन काम में ले सकते हो, अगर अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों के पीछे दोगे, तो भैया ये चीज़ें तेरे को खा जाएँगी। वहीं एक विदेह राजा जनक का हम उदाहरण देते हैं। उसका आधार कोई चीज़ ही दूसरी है। वो प्रेम से उपभोग भी कर सकते हैं और उससे विरक्त भी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण हैं। इसलिए यदि आप सच्ची इसके अंदर जाते हो तो पूर्णता है इसमें, पूर्ण योग। इसमें किसी तरीके के ये इन बिटवीन के नेगोशिएशंस नहीं हैं। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं है। समझदारी है मैं ये कह रहा हूँ। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी हैं तो भी समझदारी है पर पूर्णता नहीं है। बिल्कुल पशु बन जाना और उन्हीं की ट्यून पे डांस करना उससे तो मच मच बेटर समझदारी है कि ना भैया नहीं करूँगा। माँ ने कहा कि संयम और निग्रह, बेटर तो है संयम पर प्रैक्टिकल साइड से तो निग्रह शुरू करो। ये सारी बातें हमने ये करी। ठीक है विवेक यहाँ तक?
हाँ भैया। परंतु एक सूक्ष्मतर मनोवैज्ञानिक ज्ञान हमें दिखाता है कि यह दृष्टिकोण जो अस्तित्व के केवल सतही तथ्यों पर ही आधारित है, ये मैं अभी कर चुका ये बात। वह समस्या की सभी संभावनाओं को वास्तव में समाप्त नहीं करता है। मतलब ये जो समस्या है, फिर इसके अंदर कल देविका जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा जनरली ये कहा जाता है यदि आप इसका उपाय क्या है? सुख के पीछे मत भागो। प्लेज़रेबल है उसके पीछे नहीं भागोगे, तो दुःख नहीं होगा। तो मैंने कहा इस बात की मतलब ये जो आर्गुमेंट है, इसको ध्यान से एक बार देखो, ये क्या कह रहा है? ये आपको दुःख नहीं आने की पॉलिसी दे रहा है। तो जब तक मेरी चेतना के अंदर ये पॉलिसी है, तो इसका मतलब दुःख और सुख तो मेरी चेतना के अंदर अभी भी निवास करते हैं। एक को मैं अबहॉर करता हूँ, एक को मैं वरेण्य मानता हूँ। यही तो मैं कर रहा हूँ कि यार समझदारी इसमें ये है कि दुःख से बचना चाहते हो, सुख के पीछे मत भागो। तो ऐसे कैसे हो सकता है ये बताओ? जीवन के निर्णय सामान्य जीवन के निर्णय आप करते किस आधार पे हो? कामना आधार है। कामना के अंदर कि मेरे को ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ या फिर इससे नुकसान हो जाएगा। ये नहीं करूँगा, या तो मेरे को ये चीज़ चाहिए, इस आधार पे काम करोगे, या कि ये नहीं करूँगा तो इसमें दिक्कत होएगी। फ़ियर और डिज़ायर इसके अलावा और कोई आधार क्या है? डीपर कोई चीज़ आई नहीं। तो ये सारी चीज़ें अखबार के कॉलम भरने के लिए होती हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक होती है। एक्चुअल इनका कोई अर्थ निकलता नहीं। लोगों को सोचता बड़ी लगता है कि बड़ी सीरियस कोई हमने बात करी। एक्चुअली ये हो नहीं सकती। मनोवैज्ञानिक रूप से यदि आप देखें फंडामेंटली ये बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपकी चेतना में अभी सुख और दुःख एग्ज़िस्ट करता है, तो एग्ज़िस्ट करता है तो उसके तो सारी चीज़ें मतलब वहीं के वहीं तो है। आपका कोई दुश्मन है, वो पीले कपड़े पहन के आता है तब अच्छा रहता है। अरे यार दुश्मन तो दुश्मन है। कपड़े चेंज करवाने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो सूक्ष्मतर मनोवैज्ञानिक ज्ञान हमें दिखाता है कि यह दृष्टिकोण जो अस्तित्व के केवल सतही तथ्यों पर ही आधारित है, समस्या की सभी संभावनाओं को वास्तव में समाप्त नहीं करता है। यह संभव है कि सच्ची अंतरात्मा को सतह पर लाकर सुख-दुःख के अहंकारात्मक मानकों के स्थान पर एक सर्वालिंगनकारी वैयक्तिक निर्वैयक्तिक आनंद को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। क्योंकि हम सतही हमारा व्यक्तित्व और सबलिमिनल अंतरात्मा इनकी बात कर रहे हैं। तो जो बाहरी टचेज़ हैं, इसमें फिर बाद में क्या है कि सच्ची अंतरात्मा को सतह पर लाकर सुख-दुःख के अहंकारात्मक मानक, मैं से संबंधित जो सुख-दुःख हैं, एक संगीतकार है, उसका सुख और दुःख अहंकारात्मक उस तरीके से नहीं है, पर उसका रेंज बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का सुख और दुःख है, वो तो बहुत छोटे से दायरे के अंदर है। वहीं जो कल्टिवेटेड व्यक्ति है, जिसको देश की स्थितियों का, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का, जिसको मैं कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का पूरा पता है, पूरा तो उसकी रेंज जो है सोचने की, समझने की, चीज़ों को देखने की, आप तो कहते सारों को नोट छाप के दे दो यार, गरीबी हट जाएगी। जिसको इसका सेंस वगैरह कैसी बकवास कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। देशों के बीच में क्या तालमेल है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, यदि सेंस नहीं हो तो आपकी तो इश्यूज़ कितने दकियानूसी हैं, एकदम तात्कालिक इश्यूज़ हैं। इस समय भोजन कौन-सा बना है, इस समय ये कौन-सा है, इस समय मेरा ये कौन-सी बातें। एक व्यक्ति ये ग्लोबल चीज़ों के अंदर निवास करता है, अब इसके जो इश्यूज़ हैं, वो जो अहंकारात्मक खाली जो और वो अहंकार भी तो ये एक छोटा नहीं रहता ना फिर। तो इसलिए ये जो आपका केवल निम्न जो अहंकार है, उसकी बजाय इसका भी दायरा जब आप संगीत, साहित्य, कला इसके अंदर जाते हो, तो आपकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब आप सूक्ष्म जो रस हैं, उनकी शेड्स को अब जरासंध को फाड़ रहे हैं बीच से, अब बताओ क्यों? यूँ तो बड़ा विभत्स है। साहित्य में तो ले सकते हो प्रैक्टिकली जाके कोई 2 को फाड़ना कोई ये कोई बात थोड़ी है। आपकी साइकोलॉजी को तैयार करती है। तो ग्रीक शब्द इसके लिए था कैथारसिस मतलब शुद्धिकरण। हमारे यहाँ है चित्त शुद्धि, वहाँ वो साहित्य को कैथारसिस ये आपकी चित्त शुद्धि करता है। तो कला, साहित्य, संगीत ये जो आपके जो निरे सुख-दुःख के अहंकारात्मक मानक हैं,
उसमें क्योंकि हमने क्या बात करी कि आपका जो सच्चा मन है, सच्चा प्राण है, ये ट्रू भाग धीरे-धीरे जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सतह जो रिस्पॉन्स देता है सुख-दुःख के, उनमें अंतर आ जाएगा। उनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। फंडामेंटली जिस अंतर की बात करी जा रही है, वो तो नहीं आएगा। पर फिर भी एक व्यक्ति जो साहित्य में रस लेता है, उसके सुख-दुःख का दायरा, रिस्पॉन्सेस का दायरा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। पर एक व्यक्ति जो आत्मा के ऊपर निर्भर कर रहा है, उस तरीके से जी रहा है, उसके रिस्पॉन्स हो सकता है बिल्कुल आपको असभ्य लगे। उसका आधार मच डीपर है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीफ के समय बिखर जाता है। अपने आप को काम एंड कंपोज्ड नहीं रख पाता। एक दूसरा व्यक्ति रख पाता है, पर इससे गहराई का कोई पता नहीं चलता। ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ ठीक हो सकता है। डेप्थ से थोड़ी कोई फ़र्क पड़ गया। ये 2 चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं, ये भैया संभव है कि जो हाँ, जो सुख-दुःख के अहंकारात्मक मानक हैं, वो जैसे हाँ, मान लेते हैं जो हाँ। विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में है, तो उसके तो मानक अलग हो गए ना, लेकिन है हुँ, तो वो हुँ। भी एक कारण ही उसके। सामान्य व्यक्ति के लिए जो मानक हो गए, वो बिल्कुल ही एक छोटे स्तर के हो गए, लेकिन जो बहुत छोटे होंगे स्तर के उसके हो गए। मैं के दायरे से हैं और मैं का दायरा भी बहुत छोटा। वहीं जिसने अरे! आप ये देखो, घोर अहंकारात्मक व्यक्ति भी है, पर कंपनी के अंदर 1000 लोगों की कंपनी है, तो कहीं न कहीं लोगों से कैसे डील करना है, ये नहीं कि एकदम से वो बिखर जाता है किसी ने क्योंकि लोगों से डील करना वो जानता है, तो अब उसमें सहिष्णुता भी है, नहीं तो उतने जने रह ही नहीं सकते। इससे कोई अहंकारात्मक उसकी ग्रंथि हट गई, वो बात नहीं है। पर उसके जो रिस्पॉन्सेज़ है, वो इतने ज़्यादा नहीं है जितना कोई सामान्य व्यक्ति और इसके अंदर ही आप जीवन में देख सकते हो। जो कलाकार है, डीप कला के क्षेत्र के अंदर है, उस समय अभिव्यक्ति कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई दूसरी जो जिसको सामान्य व्यक्ति जो इतना ज़्यादा जिससे उद्विग्न हो रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, उससे वो कह रहा है ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि मेरा रस तो इसमें है, वो मेरे से कोई ले नहीं सकता। जिसका रस इन चीज़ों के अंदर है, कलाकार, तो वो कलाकार आपको क्या कहता है? अरे भई मेरी कला तो मेरे से आप ले नहीं सकते। बिस्मिल्लाह खां जब उनसे शहनाई वादक जो थे, उनसे वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उनका आप घर देखो तो आपको ओहो! ये क्या घर है? जो नो आपकी कोई देहात के अंदर जाके घर के सामने एकदम कूड़ा-करकट, ईंटों का टूटा-फूटा ये पहले थे ही नहीं भी इस तरीके के। आपके अच्छे भले जितने भी उस्ताद हैं, उनके देखो आप वीडियोज़, तो वहाँ उनको वो उनकी डॉक्यूमेंट्री वो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा भई ये आप उन्होंने कहा मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अंदर वो शक्ति है अगर मैं यहाँ ये सामने वो कूड़ा-करकट का ढेर था, मैं यहाँ बैठ के अगर बजाना शुरू कर दूँगा, पूरा विश्व यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसका जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, वो इतने अहंकारात्मक नहीं है, नहीं तो वो कलाकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहरी टचेज़ के से ज़्यादा अपनी कला में निवास करता है। साहित्यकार का रस यदि रस नहीं है, तब तो कोई साहित्यकार का लेना-देना क्या? यदि उसमें रस है, तो आपके जो बाहरी जो एकदम जो बिल्कुल पाश्विक जो प्रीऑक्युपेशंस हैं, उससे संलग्नता नहीं रहती। तो आपके जो घोर जो अहंकारात्मक टचेज़ हैं सुख-दुःख के, उन मानकों के स्थान पे फिर बाद में सर्वालिंगनकारी, ऑल एम्ब्रेसिंग ऐसे लोग तो होते ही हैं। अरे यार! ठीक है, मेरे लिए तो सर्वधर्म समभाव ये होता है, मतलब ये नहीं, होते हैं लोग ऐसे। वैयक्तिक निर्वैयक्तिक आनंद को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यह संभव है। प्रकृति प्रेमी यही करता है। जब वह प्रकृति की सभी चीज़ों में बिना किसी विकर्षण या भय या केवल पसंद और नापसंद को स्वीकार किए, सर्वत्र ही आनंद लेता है। ये क्या बात हुई? प्रकृति प्रेमी, वो सब में आनंद लेता है। कैसे? ये कोई उदाहरण दे सकते हो क्या इसका? कि प्रकृति प्रेमी
सारी चीज़ों के अंदर आनंद लेता है। जब वो प्रकृति की सभी चीज़ों में बिना किसी विकर्षण या भय या केवल पसंद या नापसंद को स्वीकार किए शुदरत ही आनंद लेता है। तो जो तो ये प्रकृति पूरा पढ़ लो चाहे यहाँ तक, जो पूर्ण विराम जहाँ तक आ रहा है। प्रकृति प्रेमी यही करता है जब वो प्रकृति की सभी चीज़ों में बिना किसी विकर्षण या भय या केवल पसंद और नापसंद को स्वीकार किए सर्वत्र ही आनंद लेता है। वो उसमें भी सौंदर्य को देखता है जो दूसरों को तुच्छ और महत्वहीन, नग्न और जंगली, भयानक और विकर्षण प्रतीत होता है। हुँ, तो ये तो क्या है? बिना किसी विकर्षण या भय या केवल पसंद और स्वीकार किए। हाँ, प्रकृति प्रेमी। उसका तो कुछ वैसा ध्यान में आ नहीं रहा है। अरे भई इसके अंदर दूसरे कहे कॉकरोच, ओहो! मेरे को तो इससे ये दिक्कत है। दूसरा कह रहे ये मकड़ी, कई लोगों के ऐसा फ़ोबिया है कि और दूसरी चीज़ घर पे कुत्ता पाल रखा है, अपने साथ सुलाते हैं पर मकड़ी दिख जाए उसके अंदर की बीवी, ये तो नहीं। किसी को साँप से भय है और दूसरा कहता है क्या ब्यूटी है। कोबरा जब अपना फन फैलाता है, अरे वाह यार कितना सुंदर! उसको भय नहीं, उसको तो अगर भय भी है, भय इन द सेंस यार दूरी तो ठीक है इससे, मतलब ये नहीं ये खा जाएगा अपने को। ब्यूटी देखो कितनी है इसके अंदर। सभी चीज़ों में बिना किसी विकर्षण, रिपल्शन नहीं है या भय नहीं है या केवल पसंद या नापसंद, कि मेरे को पसंद है या नापसंद है, ये कोई बात हुई। मेरे को तो पसंद नहीं पसंद ठीक है, पर ब्यूटीफुल है यार, कितना सुंदर है ये। प्रकृति ये वृक्ष कितना बढ़िया है देखो। अरे पॉइज़नस है ठीक है, इसको खाना ज़रूरी थोड़ी है पॉइज़नस है। तो प्रकृति प्रेमी जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति हम स्टार्स को और को देखते नहीं। दूसरा जना उसके अंदर से जो आपका कलाकार भी है, कहीं आग लग रही है, आग का तांडव चल रहा है, वो उसके अंदर से भी अपनी कला निकाल लेगा। तो डेफ़िनेटली जो एक दूसरा भयाक्रांत व्यक्ति है, वो रिस्पॉन्स इसका नहीं हो सकता। जो साहित्यकार है, वो मृत्यु के क्षण के अंदर, मृत्यु की शैया के ऊपर उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका बड़ा मर्मांतक भीतर से चित्रण करेगा, पर जो आपकी आसक्ति उसके प्रति है, वैसा नहीं करेगा। चरित्र चित्रण तो बहुत अंतरंग करेगा। भोजन, भोजन की शेड्स का इसको जो एक चाय जो चखता है, वो 50 कप उसके सामने हैं, वो सूँघ के बता देगा क्योंकि आसक्ति नहीं है उसकी। आपकी यदि उसके प्रति आसक्ति है, आप तटस्थ तरीके से बता ही नहीं सकते। इसलिए प्रकृति प्रेमी इस तरीके के काम कर सकता है। ये रेस्पॉन्सेज़ तो जो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, वहाँ रहते हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, आपकी ये एडवेंचरस अब तो ख़ैर नुमाइश भी हो गई, पर बिना उसके अगर इंक्लिनेशन नहीं हो उस फ़ील्ड फ़ील्ड में तो नुमाइश भी करोगे किसकी? आपको ज़बरदस्ती भेज दें वहाँ मगरमच्छ के बीच में, आप कहते हैं मेरे को नहीं करना ये काम। तो आपको वो अच्छा लगता है उसके साथ कि कितनी ब्यूटी, आप कहें मगरमच्छ में ब्यूटी? यार बात क्या कर रहा है तू? दूसरे को वो बहुत अच्छा लगता है। कि बिल्ली को आप अपने साथ लेके कैसे सो सकते हो? दूसरा कह रहा है ये तो मेरे परिवार का अंग है। अब ये तो प्रकृति प्रेमी की बात हो गई है, जो प्रेम करता है। और प्रकृति खाली जीव से नहीं, आप जो पूरा आपके वनस्पति जगत है उसमें, तो ये किस-किस तरीके से इसके टचेज़ हैं। प्रकृति प्रेमी ये काम करता है। अब हम में से तो कब कोई सा है नहीं है ये पता नहीं। इसलिए हम हमारे लिए तो थोड़ी दूर सी बात है कि हम प्रकृति से इस तरीके का कोई प्रेम करते हों, पता नहीं। ठीक है, पर ये उदाहरण समझ में आता है? हाँ भैया, ये भी समझ में आ रहा है और इसको स इससे भी देख सकते हैं कि किसी-किसी के अंदर में एक एक अलग-सा सेंस भी होता है कि जैसे चीज़ों को व्यवस्थित रखने वाली चीज़ में, भले ही लगाव या ना हो, वो अलग देखने के बाद स्वाभाविक रूप से वो उसको अरेंज करना, अगर वो अलग हो तो उसमें इस प्रकार से देखना, अरे कलाकारों भई के अंदर आपको ज़रूर जैसे होता है। जंगली वो जनजाति है, वो नग्न और जंगली नज़र आ रही है। तो आपके सेंस ऑफ एटिकेट्स जो आजकल के हैं, उनको तो ये लगे, अरे देखो कैसा है। इसीलिए सबसे पहले भारत का जो टच रहा, जो आपके आर्चर जिस तरीके के आक्षेप लगाता है,
जिसके डिफेंस के अंदर फिर बाद में श्री अरबिंदो ने डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर के अंदर सबसे पहले तो लिखा ही डिफेंस था। ऑफेंस के ऊपर आए ही बाद में थे, मतलब इसको पॉजिटिव तरीके से स्थापित करना ये काम तो बाद में किया। सबसे पहले उन्होंने लिखा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर 1 2 3 4 इस तरीके से, ये सारे डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, क्योंकि उनको ये इतना रिपल्सिव लगता है कि ये क्या है, ये नग्न तरीके से नहा नहीं रहा, जटा बढ़ा रखी है, ये क्या जीवन है ये। तो आप जो प्रकृति प्रेमी है, वो आप जो आपके जनजातियां हैं, आप चले गए साहब अफ्रीका के अंदर जिस तरीके की वो जातियां हैं, और जो प्रकृति प्रेमी है उसको लगेगा अरे आपके जो सो कॉल्ड एटिकेट्स वाले लोग हैं उन, ये तो कोई तुलना ही नहीं है इनकी और उनकी, ये तो इतने हार्ट वाले, क्योंकि उनको रेस्पॉन्स मिलता है। प्रकृति प्रेमी हर चीज को वो इस दृष्टिकोण से, चाहे वो दूसरी दृष्टि को कितना भी नग्न, जंगली, भयानक, कैसा विभत्स है, कैसे जानवर मार मार के खा रहे हैं। यदि आज के मनुष्य को देख लो, ये कोई संभ्रांत है, ये तो सबसे खतरनाक जीव है, जहां हाथ रखता है गंदगी करता है, उसको सत्यानाश कर देता है। इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज ही नहीं है धरती के ऊपर, यदि दृष्टिकोण हो तो। और जो रेड इंडियंस थे, उनका क्या था कि पूरा चांस देंगे भैया, सामने जिस पशु को वो मार रहे हैं उसको भी कह रहे हैं ग्रेट स्पिरिट, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको मार लो या हम आपको मार लेते हैं, उसमें कोई ऑफेंस नहीं है कि जी इसने इसको मार लिया ना, बिल्कुल नहीं। आप पूरा प्रेम करते हैं उससे, तो उनका लाइफस्टाइल, उनकी सारी चीजें इतनी हार्मनी के अंदर है। पौधे से बात करते हैं, वहां उन्होंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कहा जी ये पौधा, बाद में अब जाते इनको पता चला कि जी ये तो स्टोन ब्रेकर है, मतलब आपके शरीर में कहीं स्टोन है, तो आप ये वाला इसको सेवन इसका करोगे तो ये शरीर के स्टोन को, तो उन्होंने कहा उनको ये पता कैसे था, तो उसके पास गए, भैया तेरे को कैसे पता ये, उसने कहा इस पौधे ने बताया मेरे को कि मेरे ये गुण धर्म हैं। तो ये जगत हम जैसा सोच रहे हैं, प्रकृति आपको बताती है। सदगुरु जो आपके ये सदगुरु हैं, उन्होंने कहा मैं एक जगह गया, उनको पूरे आगे आने वाले सीजन्स का पता है, कुछ महीने पहले वो सारी चीज जानता है। मैं वहां रहा, कुछ महीने रह के मैंने उससे समझा, अब धीरे 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 ये समझ में आई। हमारी आंखें, कान, सेंसेस ये सारे बंद हो गए, इससे प्रकृति ने संवाद करना थोड़ी बंद कर दिया। हर चीज संवाद करती है, नहीं तो प्रेम किस चीज से करता है यदि संवाद ही नहीं करती। तो यदि इस तरीके की चीजें हैं, तो आपके जो सुख और दुख के टचेज हैं एकदम बदल जाएंगे। जब आप उससे प्रेम करेंगे, आपको उसके अंदर अपना बच्चा नजर आएगा, उसका कीचड़ नजर नहीं आता। इसलिए उसको कहते हैं वत्सला, चाट चाट के साफ कर देती है, उसको वो गंदगी नजर नहीं आती। उसको प्रेम के कारण चीज ही दूसरी नजर आती है, तो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सुख और दुख का चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप कौन से स्तर पे निवास कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, बाहरी रूप से, उतना जगत आपसे संवाद करता है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको हर चीज इंडिकेशन परमात्मा का देती है, संवाद करना आना चाहिए। तो ये रेंजेस बता रहे हैं प्रकृति प्रेमी किस तरीके से ये टचेस के अंदर ट्रांसलेट करता है। सोचो ये एग्जिस्टेंस, ये बात करके भी आपको कितनी रिचनेस महसूस होती है, अरे ये भी जीवन है। रेड इंडियंस को पता था, बाद में ये सारे यूरोपियन गए, मार मार डाला उनको। फिर कहते हैं देखो, फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज जो अब रिसेंटली बनानी शुरू करी, ये स्वीकार किया कि हमने सब जगह रक्तपात किया। पहले तो ये कहते हैं व्हाइट सबसे सुपीरियर हैं, ये हैं। बाद में ये नैरेटिव चेंज हो गया। फिर उनकी मूवीज जो बननी शुरू हुई, भारत की तो नहीं, भारत की तो आज भी वैसे ही है, जिसके अंदर वो जो आए वो तो आक्रांताओं को तो अभी भी अच्छा बताएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे। कारण क्योंकि हम में से कोई खड़ा ही नहीं हो रहा सच्चा इतिहास बताने के लिए। पर उनका नैरेटिव चेंज हुआ। उन्होंने क्या क्या कहा, द ओनली थिंग सुपीरियर अबाउट दीज व्हाइट्स वाज देयर आर्म्स। उनके जो ये बंदूकें वगैरह थी वही सुपीरियर थी, बाकी व्यक्ति तो निकृष्ट थे। ये इन्होंने मूवीज पर, इनका नैरेटिव चेंज हो गया। भारत में तो खैर पहले तो ये दिखाते थे सूद पे सूद यहाँ का बनिया लगा रहा है, यहाँ के ये, अभी भी हमको सेंस नहीं है वर्ण व्यवस्था का और का।
तो ये प्रकृति प्रेमी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो नग्न, जंगली, भयानक, विकर्षक प्रतीत होता है, उसके टचेस चेंज हो जाते हैं प्रकृति प्रेमी के। ठीक है भैया। अच्छा, आगे कलाकार और कवि, ये भी मैंने बता दिया। कलाकार हुँ, और कवि। कलाकार वो चीजें सामने अपने रंग के अंदर, एक फोटोग्राफर है जो आपके नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, वो तस्वीरें ऐसी हैं जो, एक तस्वीर तो एक एक लड़का है, उसका पिंजर पूरा बेचारे का, और गिद्ध नजदीक उसके बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब ये मरे या कब मैं इसको नोचूं। उसने पूरे विश्व में शिवरिंग यो सेंसेशन पैदा कर दिया, इस तरीके की। ऐसे कई फोटोग्राफ्स हैं कि भाई ये तो, अब किस तरीके से, ये तो एक सामान्य सी घटना है, या फिर एक फोटोग्राफ एक व्यक्ति ने लिया, मतलब उसमें एक विचार दर्ज करता है व्यक्ति। क्या कोई परफॉर्मेंस चल रही है या कोई गैदरिंग है, उस गैदरिंग के अंदर सारे लोग अपने मोबाइल से ही उसके फोटो ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, आराम से उस मोमेंट को जी रहा है। जैसे ही कैमरे ने उसके ऊपर आपने फोकस करके वो फोटो ली, आप तुरंत स्थिति और अपनी सारी चीज़ों को भाँप जाते, "अरे! ये क्या हुआ? ये देखो हम एक्चुअल मोमेंट जी नहीं रहे।" जो मोमेंट होता है तुरंत फ़ोन फटाफट निकाला, सेंसेशन हो गया ये तो। चलो इसकी फ़ोटो लेते हैं, चलो चाहे तो उसको दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं। और सारे ज़िंदगी के मोमेंट्स हैं इसी तरीके से। क्या कॉन्सेप्ट? कलाकार। कला के अंदर कौन-सी चीज़? वो चीज़ जो प्रकृति छिपा रही है, कला उस चीज़ को सामने ले आती है। और उसके अंदर आपकी जो अंतरंगतम चीज़ें हैं, जो आपको विभत्स लगती है, जो आपको बड़ी बड़ी ऐसे लगती है कि ओहो! इतनी आपको भीतर तक चोट पहुँचा रही है, ऐसी चीज़ों को सामने ला के एकदम सामने रख देगा कि ये देखो। समाज की समस्याएँ हैं, उनको सामने ला के एक कोई स्टैच्यू बनाई, एक कोई ऐसा आर्ट पीस बनाया। रंग की अपनी चीज़ें हैं, काँसे में बनाओगे उसकी अपनी चीज़ें हैं। कलाकार का जो सुख और दुःख का दायरा है, वो एकदम अलग स्तर के ऊपर चला जाएगा। अगर वो उसमें खुद बह के चला गया, वो नहीं ला सकता उसको सामने। इसीलिए वाल्मीकि को कहा, "अरे! क्रोंच को देख के तूने ये क्या भाव जगे? ये तो लोअर भाव है, जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत ऊँचा भाव है वो। हाँ, हाँ, ये क्या किया?" उनको ये कहा, "तेरे लायक काम नहीं है ये, तो आप तो इससे ऊपर चलो।" तो एक कवि, कलाकार, जब वे वैश्विक सौंदर्य के रस को सौंदर्यात्मक भावावेग से या भौतिक रेखा से या सौंदर्य के मानसिक रूप से क्या करते हैं? सौंदर्यात्मक भावावेग। आपके उसमें डीप कोई ऐसी चीज़, उसमें रौद्र रस आ गया या फिर वीर रस आ गया। आप कितनी-कितनी कविताएँ हैं, कितनी-कितनी के कालजयी, अरे घासरी रोटी, अब उसके अंदर एक एक भावावेग लाके, अरे यार ये, चाहे वो घटना घटी हो, नहीं घटी हो, उस तरीके से हुई हो, नहीं हुई हो, आपके साइकोलॉजी की वो चीज़ 2 मिनट रही हो, पर उसने तो उसके ऊपर काव्य रचना कर दी। क्योंकि वो मोमेंट आपका सबसे कीमती मोमेंट था। जीवन में घटित हुआ 2 मिनट में घटित हो गया, पर वो 2 मिनट इतने अंतरंग आपके थे, इतने प्रोफाउंड थे, उसने दिशा चेंज कर दी। माँ के साथ मीटिंग आपकी 1 मिनट की मीटिंग, उसके ऊपर एक पूरी पुस्तक विवेचन उसका कर रही है अंतरंग तरीके से, और वो चीज़ें लेके आ रही है कि यार इतनी बात तो थी ही नहीं, मैं तो वहीं खड़ा था। 1 ही मिनट था ये तो। अरे तू तो 1 मिनट था, इसने विश्व देख लिया उस 1 मिनट के अंदर। तो ये क्या करता है? सौंदर्यात्मक भावावेग से, भावावेग, सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक इमोशन आपके जो है, और वो इमोशन आप कहोगे उसमें सुख का या प्रसन्नता का, इमोशन तो इमोशन है। एक माँ का बच्चा उसके सामने दम तोड़ रहा है, उसको भी वो सामने लेके आ सकते हैं। और उस दम तोड़ते के ऊपर भी भगवान को सामने कैसे ला सकती है या क्या कर सकती है, वो उससे ऊपर का है। कोई लिमिट थोड़ी है इन इमोशंस की। और ये कलाकार के ऊपर वो कितना अंतरंग रूप से इसको सामने लेके आ सकता है। ऐसे एज़ इफ वो चीज़ ही मूर्तिमान कर दी उसने, या भौतिक रेखा से। मतलब
एक खाली एक लकीर खींची, एक रेखा, खाली एक पक्षी की रेखा माँ का सिग्नेचर जैसे, उसमें तो आपने कहा ओहो! ये सिग्नेचर का ये तो मुक्तता का हो गया। खाली एक रेखा ही तो है यूँ तो। या आपने एक रेखा पक्षी की करी, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। आप तुरंत उसके अंदर अलग-अलग स्तर की मुक्तता का उसमें देख सकते हो। इसमें जो सुख और दुःख लेना जान गया, वो सामान्य केवल आपके पाश्विक सुख-दुःख से बिल्कुल अलग हट जाएगा। इसलिए श्री अरबिंदो ने लिखा, कला का राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट। ये समझ में आना ही दुर्लभ है। ये चीज़ आनी चाहिए राष्ट्र की शिक्षा पद्धति के अंदर, जो समझ में नहीं आ रही हमारे केंद्रों को। जो राष्ट्र की शिक्षा पद्धति ये होनी चाहिए, इसमें कला का ये स्थान है, सारी चीज़ श्री अरबिंदो दे के गए हैं, राजनीति क्या होनी चाहिए। वो अभी तो उनके जो अनुयायी हैं, उनको ही इसकी फुर्सत नहीं है कि अपने जो जो ये घृणित मुद्दे हैं, उनसे उनके ऊपर जाए, देखे, पढ़े, क्या लिखा हमारे गुरुदेव ने, कुछ नहीं समझ में आता। तो भौतिक रेखा, भौतिक रेखा, आपके शरीर की आउटलाइन, आपका शरीर कैसा है, भौतिक रेखा, आपकी शेप। रामकृष्ण जी बड़े सेंसिटिव थे इसके मामले में। किसी का हाथ उठाएँगे यूँ, अरे तू तामसिक है। दूसरा कहते हैं, ये क्या बात हुई? और इतना ज़्यादा उनको टैक्ट था इस चीज़ का। रेखा मतलब ये नहीं कि कोई लाइन आपने ड्रॉ करी पेंसिल से, पेन से, वो भौतिक रेखा नहीं। आपका फ्रेमवर्क, आपकी आउटलाइन, आपको देखा, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है। कोई रेखा ही रेखा खींचता रहेगा, ये नहीं। ये सारी सजेस्टिव, फिगरेटिव चीज़ है। इसको तो आपको विचार और कितना कर पाते हो, अगर इसके प्रति खुले हो, तो आप मैं जितने उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारों को देख सकते हो। या सौंदर्य के मानसिक रूप से। सौंदर्य बाहरी नहीं, मानसिक तरीके से आप उसके अंदर क्या। अब कई के लिए तो ये जो वैधव्य है, बाद में आपके समाज सुधारक आए। उन्होंने कहा विधवा विवाह, ये विवाह तो श्री अरविंद ने कहा यार, या विवेकानंद जी ने भी उस समय ये कहा। श्री अरविंद ने तो बाद में, कि हमको ये कोई समाज सुधार की योजना है, इनसे कोई राष्ट्रीय पुनरुत्थान नहीं होगा। माँ हमसे क्या मांग करती है, वो है नवजन्म, आत्मा में नवजन्म। और नवजन्म हृदय से आता है, मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता। तो उस समय वो ये कर रहे थे विधवाओं का विवाह, ये वाली कुरीतियाँ, इनको हटाओ, ये करो, वो करो। सिस्टर निवेदिता ने जो इसका वर्णन किया है, पढ़ो उनको आप। वो जो वर्णन है, वो इसका जो सौंदर्य का मानसिक रूप, जो समाज की कुरीतियाँ बता रहे थे, उनका जब चित्रण इस रूप से करते हो, उनकी कुछ पुस्तकें हैं, फुटफॉल्स ऑफ हिंदुइज्म, और उनके कंप्लीट वर्क्स पढ़ो आप, सिस्टर निवेदिता के। एक दूसरे दृष्टिकोण से हैं, खैर श्री अरबिंदो के पढ़ने के बाद तो और कोई दूसरी, आपका टेस्ट खराब हो जाता है एकदम, और कोई दूसरी चीज़ पसंद ही नहीं आती। पर फिर भी उनका जो विवेचन है इस संस्कृति को, क्योंकि विवेकानंद जी लाए ही उनको इसलिए थे यहाँ। शुरू में कहा कि वहाँ स्त्रियों की मेरे समस्याएँ हैं, चलो, मेरे साथ चलो वहाँ काम करने। इन्हीं को आधार बना के आपके क्रिश्चियन मिशनरीज़ काम कर रहे थे, सत्यानाश कर रहे थे यहाँ। उसी काम के लिए वो उनको लेके आए, उनका वर्णन पढ़ो आप, तो आप कहोगे ये तो पिक्चर ही कुछ और है। जिसको आप समाज सुधारकों की इतनी उनकी बातें करते हो, अरे इसने इतना बड़ा काम किया, उसने तो जो था उसका सत्यानाश किया, ये कोई बताने वाला ही नहीं है। तो अगर ये आपके मानक आ जाएँगे, तो आपको वैधव्य नज़र नहीं आएगा उसके अंदर, जो उसकी डिपेंड करता है, उसका विवेचन कैसे कर रहे हो। आपको दरिद्रता नज़र आती है, दूसरे को उसके अंदर सेल्फ रिस्ट्रेंट जो आपकी तपस्या है, वो नज़र आती है। तो सौंदर्य का मानसिक रूप या आंतरिक भावना, इन सारों से कैसे आप बाहरी रेखा को चेंज कर देते हैं, आंतरिक भावना। एक व्यक्ति है, मैं इसके साइकोलॉजिकल उदाहरण साधना के दृष्टिकोण से दे रहा हूँ। सामने व्यक्ति आप मिल रहे हो, आप उसके गुण-दोष विवेचन करते हो बारी तरीके से। एक व्यक्ति कहता है इसने, चाहे इसमें कितने ही दोष हों, लास्ट मोमेंट मेरे पिताजी के जब थे, इसने मेरे को उस समय सहायता पहुँचाई थी। ये कुछ भी करो, चाहे ये मैं इसके कम से कम इसकी बुराई तो नहीं करूँगा।
एक चीज है जिसने आपके रेस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर दिया। ये कैसा भी हो, आपके यदि ये भाव है यार इसने मेरा उस समय किया था, अब ये चाहे झूठ बोलता हो, कुछ भी करता हो, भैया देख मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। ऐसे लोगों को तो बहुत ऊँचा माना जाता है। ये मानक तो दिखते ही नहीं। पर इसके अलावा यदि सुख-दुःख मतलब इसके गुण-दोष विवेचन आप ये करो, अरे इसके गुण-दोष का सामने बाहरी व्यक्तित्व का क्या विवेचन करूँ? माँ का व्यक्ति है ये। इसके इसके सारे गुण-दोष स्वीकार्य हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। तू जैसा है, तू तो मेरा अपना है, सगा है। तो अब कौन से स्तर के ऊपर आपके रिस्पॉन्स है, वैसे सुख-दुःख के सो कॉल्ड सुख-दुःख, वो रिस्पॉन्स एकदम बदल जाएँगे। आप उसके बाहरी व्यक्तित्व से, ये थोड़ी बाहरी व्यक्तित्व नहीं है, पर आप बार-बार उससे मीट तो करोगे बाहरी व्यक्तित्व से, पर उसको प्रतिस्थापित किस चीज़ से करोगे? आपके भीतर अरे तू यार माँ का है, तू व्यक्ति माँ का है, तू साधक है, ये चीज़ चेंज हो जाएगी। परिवार के अंदर करते हैं ना हम, गुण-दोष विवेचन थोड़ी करते हैं, यार ठीक है, जैसा भी है मेरा अपना भाई है। अब क्या करें जैसा भी है पर अब इसको निभाना तो पड़ेगा। मतलब कोई एक दूसरी चीज़ है जिससे आपने, और ये करते ही आपके रिस्पॉन्स जो सुख और दुःख के वो चेंज हो जाएँगे। तो बाहरी टचेज़ को आप कौन-कौन से स्तर के ऊपर कलाकार कैसे करेगा, कवि कैसे करेगा, और वो भी खाली भौतिक रेखा से कैसे करेगा, एस्थेटिक्स से कैसे करेगा, उसमें साइकोलॉजी थोड़ी एंटर कर जाएगी तो क्या करेगा, डीपर भावना प्रवेश करेगी तो क्या करेगा? ये ही सारा काव्य है, संगीत है और है। संगीत के अंदर भावना प्रवेश कर गई, जो सूखे शब्द थे, जान आ जाती है, हरे हो जाते हैं वो शब्द। तो मीराबाई के शब्द आप किसी भी चेतना की स्थिति में हो, आप गाओ। सबसे जो इम्पोर्टेंट साहित्य है, उसको तो साहित्य मान ही नहीं रहे। देखो आप, जो बड़े-बड़े ग्रंथ हैं, उनकी तो बातें कर रहे हो, और मीराबाई का एक जो मतलब ये सबसे हमारा टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है ये। आपके साइकिक की जो बेस्ट अभिव्यक्ति है, उसको साहित्य ही नहीं मान रहे। कितनी विचित्र बात है। उनको तो पुस्तक ही, भजन की तो किताब है। अरे मतलब उसका जो डीपेस्ट क्षण था, उसको उस व्यक्ति ने सामने ला के रखा है। और ये यही है, आपको अंग्रेज़ों ने भजन लिखे, कम मिलता है। ठीक है, उनकी जो भी जिस तरीके की भावनाएँ थी, हमारे यहाँ जो ये कल्चर रही, देखो तो सही आप, और हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं। तो आंतरिक भावना और शक्ति से समान रूप से उसमें खोजते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति मुँह मोड़ लेता है, और उसमें भी देखो इनके कितने भी अनंत उदाहरण दे सकते हैं अपन, और सारे जगत को डिपेंड करता है आप कितना जी रहे हो लाइफ़ को, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। उसमें भी जिसमें वह आनंद के भाव से आसक्त होता है। ज्ञान पिपासु, ईश्वर प्रेमी, जो अपने प्रेम पात्र को हर जगह पाता है। काफ़ी चीज़ें मैं टच कर चुका हूँ इसकी, तो आप इसको अब बेटर एप्रिशिएट कर पाएँगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएँगे इसको। ज्ञान पिपासु, ईश्वर प्रेमी, जो अपने प्रेम पात्र को हर जगह पाता है। आध्यात्मिक मनुष्य, बौद्धिक, कामुक, वादी मनुष्य, सभी ऐसा अपने-अपने तरीके से करते हैं। कामी जो है, उसको तो जो काम्य वस्तु है, स्त्री है, पुरुष है या वो चीज़ है, उसको वो पशु नज़र नहीं आता, उसका मन अगर हिरण के ऊपर अटक रहा है, वो हिरण ही उसका तो सब कुछ हो जाता है। तो कामुक, सौंदर्यवादी मनुष्य सभी ऐसा अपने-अपने तरीके से करते हैं। इससे एक चीज़ तो ये होती है कि जो जगत आप जिस तरीके से देख रहे हो, इंडिपेंडेंट उसकी कोई रियलिटी नहीं है। अगर है भी, तो वो इसके ऊपर निर्भर करती है कि भीतर से उसको ग्रहण करने वाली चेतना क्या है। अगर है भी तो उसको सारे का वर्णन है, चेंज किया जा सकता है, सामने जो है सो है। भई इसका तो पता नहीं, क्योंकि 2 जने एक जैसा वर्णन नहीं कर रहे, इसलिए सामने क्या है, कोई भी प्रामाणिक तरीके से नहीं कह सकता। इसलिए जो है सो है, उस पे तो आपका बस नहीं चलता। पर भीतर से आपका जो रिस्पॉन्स है, उस पे बस चलता है। इनफैक्ट वो ही सृष्टि कर रहा है, सृजन कर रहा है। तो करने का काम यदि सुख-दुःख से या किसी भी चीज़ से है, तो चेतना में परिवर्तन। अगर आप चेतना में परिवर्तन करते हो, इसीलिए संगीत, साहित्य, कला ये तो मिनिमम आपको सद्गुण, स्पष्टवादिता, कृतज्ञता, शुभ भाव, जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, आज तो कुछ शिक्षा में बात ही नहीं है इनकी।
क्योंकि इनकी बात नहीं, अब सामने जगत जिस तरीके का नजर आएगा, वो सबसे निम्न जो आपका वर्णन है वो नजर आएगा। इसको आप कहते हो हाँ यही लोग राज करेंगे, यही राजनीति होगी, यही अर्थशास्त्र होगा, यही शिक्षा नीति होगी, यही समाज नीति होगी। निम्नतम स्तर के ऊपर लिया है, फिर कहे समाज में तकलीफ क्यों है, विश्व में तकलीफ क्यों है। अरे यार, सबसे निचला वर्णन कर रहे हो तो और क्या इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लॉजिकली मैं बता रहा हूं आपको कि हमने इससे ये समझ लिया कि सामने कुछ है या नहीं है, इसका तो हमको नहीं पता। जगत क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, क्योंकि जगत वही है जैसा हम रेस्पॉन्स देते हैं, और कैसे कैसे क्या क्या है वो हम ये देख ही रहे हैं। तो सामने कुछ है नहीं है वो तो हमारा उस पे बस है भी नहीं। जहां बस चलता है वो है अपनी चेतना, वो ही निर्माण करती है। इसलिए यूं तो आपका सारी चीज पे बस चलता है, आप ही निर्माता हो इस चीज के। अगर ये, और भारत भारत की संस्कृति को ये पता था, इसलिए यहाँ कोई वो विभीषिकाएं थी नहीं जो आज जिससे जूझ रहे हो, समस्या ही नहीं है। मेरे को आपसे प्रेम है तो घर के ऊपर फिर बाद में ये जनतंत्र की समस्या ही नहीं है। हम यहाँ कोई वोट डाल के परिवार के अंदर भोजन पकाएंगे क्या, सोचो क्या रहेगा। कहने को आपने सारों को समान अधिकार दे दिए, ये समानता नहीं रही, घर खत्म हो जाएगा और एक भी जना प्रेम से रह नहीं पाएगा। और यहां कर दिया विश्व के पूरे आपने कि जनतंत्र के तरीके से, और जनतंत्र हो भी नहीं सकता सच्चे तरीके से। जनतंत्र तो राम राज्य के अंदर है, जहां मौन अस्वीकृति, नाराजगी भी राजा को मजबूर कर देगी। वो सच्चा जनतंत्र जहां जनता वास्तव में राज करती है। यहां जनता तो करती नहीं, जनता कहां राज कर रही है। वोट भले ही देने के आपको वहम है कि आप दे लो। तो इसलिए जगत के अंदर क्या करना चाहिए, हमको क्या है, इसको कैसे लें, उन्हें ऐसा करना ही होगा यदि वे उस ज्ञान, सौंदर्य, हर्ष या दिव्यत्व को आलिंगनकारी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी वे खोज कर रहे हैं। मतलब यदि सतही रूप से टचेज को लेते हो तो उस ज्ञान, सौंदर्य, हर्ष या दिव्यत्व को आलिंगनकारी रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि सतही रेस्पॉन्स है तो रेस्पॉन्स डीपर जाना जरूरी है। पहले तो आपके ट्रू जो भाग हैं, ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, डिपेंड करता है किसका किस तरीके से। किसी की सीधे अंतरात्मा आ सकती है, किसी को ये छिद्र मिले होते हैं, कलाकार को है, साहित्यकार को है, किसी को ओकल्ट आंखें हैं, किसी को उसका डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, वो बड़ी प्रखर है, चीजों के बारे में विचार करता है, सोचता है, स्थितियों को देखता है, ये हो सकता है। सब में है कुछ न कुछ, पर कॉन्शियस ही नहीं है। जो आपका सबसे कीमती भाग है उसको तो कभी आप खोल के ही नहीं देखते, पता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। केवल उन हिस्सों में जहां क्षुद्र अहंकार आमतौर पर हमारे लिए बहुत प्रबल होता है, केवल हमारे भावावेगात्मक भागों में या शारीरिक हर्ष और शोक में, हमारे जीवन के सुख और दुख में, जिसके सामने हमारे भीतर का कामना पुरुष पूरी तरह से दुर्बल और भीरू होता है, वहीं ऐसा होता है कि दिव्य सिद्धांत को प्रयुक्त करना चरम रूप से कठिन हो जाता है, अंधा हो जाता है। परिवार यदि वहां हो सामने, अर्जुन को और कोई कमजोरी नहीं थी, कोई शूरवीरता में कमी नहीं थी, उसके कोई बाणों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई थी, जितनी उसको जो दलीलें दे रहा था। उससे पहले ये नहीं कि उसने युद्ध नहीं लड़े थे, उसको कोई अकल नहीं थी कि मैं कहां जा रहा हूं। जैसे ही सबसे ज्यादा भीरू कहां होता है, और ये पार्ट मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, पर इसके अंदर जनरली अगर भारत में हो तब तो परिवार का तो पता नहीं क्या इतना एक बुखार है सिर के अंदर। बाहर इतना नहीं है इस तरीके से, बाहर दूसरे तरीके से है। इससे कोई सतह से आप बच गए ये बात नहीं। तो जहां आपका कामना पुरुष पूरी तरह से दुर्बल और भीरू होता है, वहीं आमतौर पर ये जो अहंकार है हमारे लिए सबसे प्रबल, और उसी की प्रति आप आंखें बंद करके, और दुरुपयोग आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, आपने रामचरितमानस पढ़ी हो, कोई ग्रंथ पढ़ा हो, माताजी अरविंद जी को पढ़ा हो, उन दलीलों को वहां प्रयुक्त करेंगे। सब कर रहे हैं ये, पता भी नहीं चलता। आपको लगता हाँ मैंने तो इसको एक्सप्लेन अवे कर दी इस चीज को, जबकि एक्सप्लेन अवे कुछ नहीं हुआ, आपकी भीरुता को सामने रखा है, क्योंकि आप उस स्थिति को आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाह रहे, आप इस जीवन में पदार्पण नहीं करना चाह रहे। इसलिए
जी इसकी तैयारी चल रही है, जी मेरे लिए माँ ने ये फील्ड चुना है, जी मेरे लिए ये है, या जो भी। क्योंकि आप ये नहीं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ ये भीरू होता है कामना पुरुष, वहीं अहंकार आमतौर पर प्रबल होता है। वहीं ऐसा होता है कि दिव्य सिद्धांत को प्रयुक्त करना चरम रूप से कठिन हो जाता है। जहाँ ये आसक्तियाँ हैं, वहाँ कभी नहीं कर सकते। आप और चीज़ों के बारे में कर लोगे। आपका बच्चा यदि उस आश्रम में है, तो बस उसके लिए भई इसका तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसका ये नहीं हो रहा, चाहे और दूसरों के, अरे तो यार सारों के बारे में भी ना, वहीं सबसे ज़्यादा वो टची हो जाता है। वहीं ऐसा होता है कि कुछ सबसे, और बहुतों को तो ये असंभव या फिर यहाँ तक कि भयानक और घिनौना प्रतीत होता है। ये घिनौना प्रतीत होता है। अगर जहाँ सच्ची चीज़ हो वहाँ, अदरवाइज़ कोई रिपल्शन कोई ज़रूरी नहीं है। हो जनरली नहीं होता, इसलिए आपको लगता है ये क्या, आपको सोचना पड़ रहा है इसके विषय में। इस बारे में आपको सोचना पड़ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम इन चीज़ों के संपर्क में ही नहीं आए, अच्छी चीज़ के कभी संपर्क में है ही नहीं। यहाँ अहंकार का अज्ञान निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को प्रयुक्त करने से हिचकिचाता है, कि आप तटस्थ हो के यार सबके बच्चे समान ही है, ना, ना सबके समान कैसे हैं, मेरा वाला तो मेरा है। वहाँ निर्वैयक्तिकता की मैं इम्पर्सनल हूँ ना, ना, ये मेरा मकान, मेरी पद्धति, मेरी सोच, मेरा परिवार, डिपेंड करता है आप तामसिक हो या राजसिक हो या सात्विक हो, मेरा विचार, मेरे विचार की तो बनी आनी चाहिए संसार के अंदर। वहाँ आप निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रयुक्त करने में हिचकिचाओगे। सतही जो कामना पुरुष है ये। तो हम डिटेल में जा रहे हैं कि आपका सतही कामना पुरुष क्या करता है, अंतरात्मा क्या करती है, इसलिए इसके सारों की जड़ काटती है साधना। भीतर से ही अगर आप में ये आ गया, माँ आइए, वो ही काट सकती है, और कोई दूसरी चीज़ काट ही नहीं सकती। एक सीमा तक आप निर्वैयक्तिकता कर सकते हो। एजुकेटिव है, आपकी तैयारी करवा देगी। वो तो आपको हठ योग भी करवा देगा। स्टोइक्स हैं, वो उनका जो पद्धतियाँ हैं, वो तो ख़ैर एक्सट्रीम हैं। पर जीवन में कई चीज़ें हैं जो जो बिल्कुल, कई लोग तो ऐसे ही हैं परिवारों में छुई-मुई हैं। दूसरा जो समझदार माँ-बाप है, वो कह रहे हैं नहीं, संकटों में भेजो इसको। खुद गाड़ी साफ करेगा, सड़क साफ करेगा, जो करेगा, मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही। इसी पार्टी, मैंने खुद ने पार्टी दी है, उसमें ग्लास साफ करवा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तैयार हो रहा है, ये मिनिमम है। यहाँ आसक्ति इतनी है इसलिए वहाँ विदेशों के अंदर, यहाँ भारतीय बच्चे हैं, अरब बच्चे हैं, ये ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ आसक्ति इतनी है, पैसा दे रहे हैं। वहाँ वो फंड नहीं करते। पर ये करने के बावजूद यहाँ वाले जो हैं वो बेचारे छुई-मुई रहते हैं। बार-बार निहारते हैं, मेरे माँ-बाप ये कर देंगे, मेरे ये कर देंगे, वो कर देंगे। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये और डीपर है। जबकि वह इसे विज्ञान, कला, यहाँ तक कि एक विशेष प्रकार के अपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में बहुत अधिक कठिनाई के साथ के बिना प्रयुक्त करता है। विज्ञान में कर लेगा, कला के क्षेत्र में कर लेगा, परिवार के छींक आने में नहीं कर पाएगा। डिपेंड करता है आप टची कहाँ हो, और उसमें दलीलें दोगे, माँ श्री अरविंद की बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे, है कामना पुरुष। अरे भई विष का कीड़ा विष की बात करेगा, दूसरी बात कहाँ से करेगा? जब आप माँ के नहीं हो, तो आप जीवन दूसरा ही जियोगे। अगर आप में ये मादा नहीं है ये कहने का कि मेरे और कोई दूसरा काम ही नहीं है, मैं अपने आइडियल को, अपने देश को, अपने आदर्श को, इसको बिलॉन्ग करता हूँ, इतना तो मिनिमम, या मैं माँ को बिलॉन्ग करता हूँ, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा देश, सब एक जगह जाके केंद्रित, और हमारे लिए तो यही है। जब तक ये नहीं कह सकते, तब तो कामना पुरुष, और उसके बाद भी कामना पुरुष ही कामना पुरुष है। निसाधना किसकी, वो तो सिद्ध है ऑलरेडी। क्योंकि वहाँ निर्वैयक्तिकता का नियम उन इच्छाओं पर प्रहार नहीं करता। वहाँ क्या दिक्कत है, कला कर लोगे, उसमें बच्चा थोड़ी आड़े आ रहा है आपका। उसमें आपका वेल बीइंग, आपका जो चेरिश्ड चीज़ें हैं, वो थोड़ी बीच में आ रही हैं, आपकी पत्नी थोड़ी बीच के अंदर आ रही है। जो सतही कामना पुरुष संजोए रखता है, और पता नहीं क्या-क्या संजोए रखता है। न कामना के उन मूल्यों पर जिन्हें सतही मन निर्धारित करता है। सतही मन ने जो निर्धारित कर रखे हैं, ये वेल बीइंग के मानक हैं, ये अच्छे के मानक हैं, ये इसके मानक है, जिनमें हमारा बाहरी जीवन अत्यधिक तीव्र रूप से रुचि रखता है। तो भले आप कहने को साधना भी अपना लो, पर ये जो, और साधना की जो क्या समस्याएँ हैं, वो सुबह हम पढ़ ही रहे थे। तो कैसे-कैसे सजेशंस। मुक्ततर और उच्चतर गतियों में हमसे केवल एक सीमित और विशिष्ट समता और निर्वैयक्तिकता की माँग की जाती है।
जो चेतना और क्रिया के एक विशेष क्षेत्र के उपयुक्त होती है, जबकि हमारे व्यावहारिक जीवन का अहम आधार हमारे लिए बना रहता है। ये साधना वाले की हो गई। जब आपके अंदर फ्रीयर और उच्चतर गतियां आप में अगर निवास भी करती हैं, चलती भी हैं, तो वो व्यावहारिक जीवन का अहंकार में आधार तो बना ही रहता है। एक विशेष क्षेत्र में ना भैया ठीक है, यहाँ माँ के आश्रम में हूं, इससे कोई अहंकार से ऊपर तो हो गए ना, इनफैक्ट बढ़ जाता है। निम्नतर गतियों में हमारे जीवन के समूचे आधार को बदलना होता है ताकि निर्वैयक्तिकता के लिए स्थान बनाया जा सके, और इसे करना कामना पुरुष असंभव पाता है। ये कामना पुरुष के लिए ये साधक की बात चल रही है। सामान्य व्यक्ति के लिए न तो साइकिक की बात उठती, न कामना पुरुष की बात उठती। उसके लिए तो खाली एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो है कामना पुरुष। जो एस्पायर करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एकदम स्पष्ट वर्णन है ये, सार रूप में। इससे बढ़िया वर्णन, इससे बढ़िया क्या वर्णन होगा? ठीक है ये बात दीपक, और ये कोई भैया इसमें थोड़ा बात या उदाहरण या ये सेंटेंसेस या और कोई सा और कैसे खोल सकते हैं इसको? नहीं, इसमें कोई और उदाहरण तो काफी सारे और बहुत सारे हो सकते हैं, सुख दुख वाले, डेली की हाँ लाइफ हाँ के चीजों के तो हाँ कोई। हाँ। फिर तो गीता में समता का सारा ही जो है वो, पर उससे तो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये तो व्यक्ति के ऊपर है। एक एक उदाहरण भी हाँ, अपन ने संकेत करके छोड़ दिया, पूरा पूरा फील्ड खुलता है उस उदाहरण से। तो ये कामना पुरुष डेली की की बात हो गई। तो और जो आंतरिक प्रकृति है, मतलब दो के बीच में ये कंटिन्यूस अपन कई 10-15 दिन से ये कर रहे हैं कि आंतरिक प्रकृति और सतही कामना पुरुष, इसलिए इतना प्रॉब्लमेटिक है ये साधना। इसकी इसकी है ये। जो लोग ये बातें करते हैं, एक पर्सपेक्टिव में आए कि यार साधना फिर बात क्या है, ये है। और वो इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है या आसान है, क्योंकि आपके भीतर अंतरात्मा है, कैसे मान लेगी वो? इसलिए थोड़ी रुक जाएगी क्योंकि ये मुश्किल है। यो हो, ये तो बता रहे हो ये समस्याएं हैं, अरे तो हैं, उतनी बड़ी विजय भी तो है या नहीं है? भीतर से आविर्भाव होगा और वो कहेगा ना मैं तो नहीं मानता। भाई है, तकलीफें मान ली मैंने, जो भी है सो है, पर माँ के बिना मैं तो नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति जाएगा। दूसरा व्यक्ति यदि उसको नेचर की एंडोवमेंट्स बहुत, उसको खूब अच्छी नेचर मिली भी है, नहीं जाएगा। बढ़िया गाड़ी से तो ही यात्रा कर लोगे, आपको जाना है इसलिए यात्रा करोगे। साधन संसाधन तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी बात तो वो विल पावर है। ये इसमें हम कंटिन्यूअसली आपकी भीतरी अंतरात्मा, सतही कामना पुरुष और उसके जो इश्यूज हैं, उसके टचेज, सुख दुख के, ये के वो के, ये सारी। रविकांत जी कोई सेंटेंस या कोई बात या कोई चीज? दीपक जी फिर से सुना दो। हैं जी? अच्छा, इससे मुझे सुनने की जरूरत है। ये लाइनें अब तो विवेक, अब लाइनें तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, नहीं तो ये सेंटेंसेस बड़े दुरूह तरीके के सेंटेंस है, यदि इसको नहीं खोलो तो कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, सारे उदाहरण के थ्रू तो समझ में आ रहा है। मुझे एक चीज यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत क्या है? इम्पर्सनल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर्सनली टच नहीं करती। किसी की कार वहां मोहल्ले के अंदर चोरी हो गई, अब आपको क्या फर्क पड़ता है? तो आप उसको जाके कहोगे ठीक है यार, अब देख ऐसा होता रहता है, अब ठीक है, जो है सो है। किसी के परिवार में मृत्यु हो गई, आप जाके उसको सांत्वना देते हो, सोलेस पे पहुंचाने की कोशिश करते हो, देखो भगवान अच्छा ही करता है, वो है ये है। वही व्यक्ति सबके ऑपरेशन करता है हार्ट के, ईमानदारी से करता है, पर मृत्यु भी होती है भाई उसके अंदर। उसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि तेरे बेटे का ऑपरेशन है, उसने कहा भैया ये मेरे पास मत लेके आना, ऑपरेशन मैं तो नहीं करूंगा इसका, किसी दूसरे से ही करवाऊंगा, मेरे हाथ कांप जाएंगे। निर्वैयक्तिकता, पर्सनली जहां आपको टच नहीं हो रही, आपके लिए कहना आसान है कि मैं इससे तटस्थ हूं, मैं इससे अप्रभावित हूं। और वो प्रभावित आप कौन से स्तर के ऊपर होते हो? भौतिकता के ऊपर होते हो, प्राणिकता के ऊपर होते हो, या मानसिकता के ऊपर होते हो? तो समता
कौन कौन से स्तर की है, भौतिक रूप से करवाने के लिए हठ योग वगैरह या जो ये चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये अगर न भी हो भौतिक रूप से पर साइकोलॉजिकली है वो बेटर है, वो ज्यादा बड़ा आधार प्रदान करती है आपको समता का। और आध्यात्मिक है वो तो अडिग है एकदम। तो आपकी समता का आधार क्या है? बारी तरीके से मेरे फर्क नहीं पड़ता, अरे जड़ता समता नहीं होती। आपका रेंज सुख दुख की बढ़ जाती है जब आप कला में, साहित्य में, इसमें प्रवेश करते हो, पर वो अहंकारात्मक जैसे पहले लेते थे वैसी नहीं रहती, उसकी शेड चेंज हो जाती है। ठीक है विवेक? हाँ भैया, ठीक है। इसको दोबारा इसी तरीके से देखना, ये बहुत डीप बात है ये सारी की सारी, और ये हमारे साथ हो सकती है। खाली विचार तक न रहे, हम इसको कम से कम जीवन में जिए इन चीजों को। यार ऐसी चीजें भी हो सकती है, ये कोई कागज काले करने की चीजें थोड़ी है कि खाली कागज काले कर छोड़ रखे हैं ना। हमारे जीवन में यदि ये भाव नहीं महसूस किए तो हम तो बड़े दरिद्र तरीके से आए चले गए। आए उसमें तो हमारे हाथ में नहीं है, चले गए वो तो हमारे हाथ में होना चाहिए भाई। शब्या जी? समझ रहे हैं भैया, ठीक है अनिल जी? समझ रहे। हाँ ठीक बात है, देखो जी। ये मतलब एक तरह से वही है कि इनर बीइंग जितना डेवलप होगा उतना चीजें समझ क्लियर होंगी। मतलब एक्चुअली तो वही है, अब सरफेस लेवल पे जीना है वो तो जी ही रहे हैं अपन, लेकिन जितना जितना वो भाव अपना बदलेगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, वो सही है। इस पे चिंतन करना, इस पैसेज पे, और हम जो जिस तरीके से इस पे चिंतन करना। बिल्कुल, अब यही है जैसे आप ठंडा गर्म की बातें एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम जैसे वो गर्मी का असर हो रहा है, अरे तो भाई एकदम उसको अपन रिएक्ट करने एक नेचुरल तरीका होता है भाई। अरे गर्मी का भी जो आनंद ले सकते हैं और सर्दी का भी ले सकते हैं। बरसात में लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी, अब वैसे आप चाहते हो बरसात, लेकिन ये को आप देखा 4-5 दिन बारिश होगी तो आप सब अरे परेशान हो गए। हाँ अरे भाई उसमें भी एक अलग तरह का आनंद है, एक अलग खुशबू होती है बारिश होने के बाद में, कितना आपको प्रकृति जो है एकदम से खिलखिला होती है। मतलब आपको एक इनर फीलिंग होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर होता है, महसूस तो करते हो आप। लेकिन आप उसको ज्यादा हो जाती है फिर आप परेशान हो जाते हो, तो मतलब कई हाँ, सारी। इसके स्तर हैं, इसके स्तर हैं। हाँ, यस। तो बाहरी वो शरीर के सुख दुख हैं, और फिर हाँ साइकोलॉजी के पूरी रेंजेस हैं जो आप डीप एकदम अपनी अंतरात्मा तक जा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जितना मतलब उसको प्रबल करेंगे ना, जो उतना उसको उसमें मजा आने लगेगा, वो सही है बिल्कुल। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।